Hello everyone in the Ansakari, and today we will look out the left part of the directive principles, and more particularly the Supreme Court famous verdicts, where it was decided that whether fundamental right is supreme or directive principles is supreme, and if both are not supreme, then what is their position as far as the relationship of both are concerned. तो सबसे पहली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इस रिगार्डिंग, इसको बोला जाता है मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन केस 1951। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंस है इस केस के अंदर देखने की चीज वो ये बोला कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट आता है, देन ओनली द फंडामेंटल राइट विल बी प्रिवेलिंग ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करते हैं तो उनको फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर कानून बनाने होंगे। एंड वन मोर थिंग कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड जो किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही किया जाएगा। तो ये सारी चीजें निकल के आई चंपकम दुराई राजन केस, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड किया गया और सुपरविजन दिया गया ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एग्जैक्ट मैटर क्या है कि एक वुमेन थी मद्रास स्टेट की जिनका नाम था श्री चंपकम दुराई राजन। उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से मना कर दिया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, जो कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बिहाफ पर उनको मना किया गया था कि आप जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर अटेंडेंस यानी आप एडमिट नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 37 ये बात कहता है एक्सप्लिसिटली कि कोर्ट कैन नॉट इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है फंडामेंटल राइट, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उनके साथ कंपैटिबल होने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स ही हर जगह सुप्रीम होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनको उनके नीचे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं 1951, यहीं पर इस जजमेंट को मोल्ड करने के लिए पार्लियामेंट एक बिल लाती है जिसको जाना जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसके बाद 1955 में दोबारा से एक कानून आता है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट। फिर 1964 के अराउंड एक कानून आता है सेवनटीन्थ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ये प्रूफ कर देता है कि चंपकम दुराई राजन केस की जो बात है वो क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल राइट से ऊपर ही देखा जाएगा। जब हमने बात करी कि आर्टिकल 39 बी एंड सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि बात करता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टेट प्रमोट नहीं होने देगा, वहां पर आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों आर्टिकल से ऊपर ही आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को माना जाता है, यानी आर्टिकल 39 बी एंड सी इज सुपीरियर देन योर फंडामेंटल राइट। देन द सेकंड केस इज केरला एजुकेशन बिल 1959। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट ने इस्टेब्लिश की एक नई गाइडलाइन जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड था प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। So this is a term which we can use the time we are writing any answer of the fundamental rights in the DPSP, that according to the Supreme Court there is a principle of harmonious construction between both the part 3 and part 4। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्रीन है ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की, ये हमेशा एप्लीकेबल होगी जब भी बात होगी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएचपी के रिलेशन को डिसाइड करने, और फंडामेंटल राइट्स ही हमेशा प्रिसीड करेंगे डीपीएचपी को अगर कोई डिसएग्रीमेंट इस तरीके से आता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट not in every context, there are exceptions where article 39 B and C is upper than the fundamental right. Then before we delve into the Keshwaran Bharati case, we have also one very popular case, that is Golak Nath case 1967। यहाँ पर कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इतना ज्यादा सैक्रोसेंट ना माने कि फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में सैक्रोसेंट है उनका सैक्रोसेंट नेचर ही खत्म हो जाए। आप फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट ज्यादा मानिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुकाबले। और यहां पर दोबारा से ही बात की गई
कि आप फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम पर अमेंड नहीं कर सकते। तो ये केस वन, गोलकनाथ केस 1967 में आई बात। जब गोलकनाथ केस हुआ तो पार्लियामेंट को दोबारा ऐसा लगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही सैक्रोसेंट है, लेकिन कोर्ट हमें क्यों नहीं करने दे रही है। तो फिर पार्लियामेंट ने अपनी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को यूज किया। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो नींव है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पर कलेक्टिव विजडम का एक प्रिंसिपल आता है। ये कहता है कि पूरे स्टेट या पूरी गवर्नमेंट के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस का ट्रस्ट और लेजिटिमेसी, ये तीन प्रिंसिपल अगर कहीं कोई ऐसी एजेंसी स्टेट की अपहोल्ड करती है, तो वो ना तो कोर्ट है, ना वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट तो हम जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो जिम्मेदारी है उनकी कि हमारी बात को सुना जाए। वो हमारी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी एस्पिरेशंस को वो इफेक्टिव फॉर्म में लेजिटिमेट कर देते हैं जब वो लॉ बनाते हैं। तो पार्लियामेंट ने कहा कि एज पर द पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी हम दो बिल ला रहे हैं। सबसे पहला 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। यहां पर बात की गई कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से नीचे आएंगे। और 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसी साल एक नया अमेंडमेंट लाया गया, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी आर्टिकल 368 से ले सकती है। हमें कोई नहीं रोक सकता, पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया। हमारी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है और वो हमें कहती है कि हम कानून बनाएंगे, जुडिशरी कानून नहीं बनाएगी। और इसी के तहत हम कह रहे हैं कि हम किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर देंगे बाय आर्टिकल 368, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताता है। और पार्लियामेंट रुकी नहीं, उसके बाद इन्होंने एक और कानून पास किया जिसको बोला जाता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसने क्या किया कि इसने 25th अमेंडमेंट एक्ट में एक नया आर्टिकल जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 31C, जिसकी हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल 31C के अंदर यह बोला गया कि जब भी आर्टिकल 39, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल है, 31 प्रॉपर्टी का आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, 39 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है, बी एंड सी, ये दो प्रोविजन, 39 बी एंड सी को जब भी पार्लियामेंट किसी कानून से इंप्लीमेंट करना चाहेगी तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 1419 नल एंड वॉइड हो जाएगी। और दूसरा 25th अमेंडमेंट का सेकंड जो पार्ट था वो ये कह रहा था कि जब ऐसा कोई कानून हम बना देंगे तो कोई कोर्ट इंडिया की उस पर जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं पाएगी। इसके बाद आती है केशवानंद भारती केस। यहां पर बोला गया कि आप पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की हम भी इज्जत करते हैं, आप कानून बनाइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर, आर्टिकल 1419 को नल एंड वॉइड कर दीजिए जब आप 39 बीएनसी की बात करते हैं, लेकिन आप जुडिशियल जो सेंटिटी है, जो हमें जुडिशियल रिव्यू के तहत मिलती है, आप उसको मत छीनिए। तो फिर पार्लियामेंट ने भी इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू डू हैव द राइट टू चेंज फंडामेंटल राइट when you are implementing Article 39 BNC, provided you do not encroach our power of judicial review. So this is we can draw as far as the case one and Bharti case is concerned, particularly about directive principle. और यहाँ पर ये कहा गया केस वन एंड भारती केस में कि जो सेकंड प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम पूरी केस वन एंड भारती केस के अंदर बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो फर्स्ट प्रोविजन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, यानी आप चेंज कर लीजिए, लेकिन सेकंड प्रोविजन जहां पर आप हमारी पावर ले रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। देन हम बात करते हैं मिनर्वा मिल केस 1980। यहां पर भी ऐसी बात हुई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रीसीड करें या फंडामेंटल राइट प्रीसीड करें, तो यहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की सहायता ली गई और जिससे बोला गया कि देखिए पार्लियामेंट चाहती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन ना हो, तो क्या कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलिए। यानी
आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी साथ रखिए, फंडामेंटल राइट्स को भी साथ रखिए, दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर रखिए, और जो पिथ एंड सब्सटेंस और जितनी भी अलग अलग डॉक्ट्रिन हैं जिनकी सहायता लेती है कोर्ट, उनके तहत आप ये डिसाइड कीजिए ना ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों हार्मोनियसली काम करेंगे। यहां पर मिनर्वा मिल केस में एक बात और बोली गई कि जब आर्टिकल 14 और 19 को आप नल एंड वॉइड करते हैं तो हम मानते हैं कि वो सबॉर्डिनेट हो जाएंगे आर्टिकल 39 पीएन की। और मिनर्वा मिल केस में ही यह बात की गई कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 है, दैट इज आल्सो अबॉलिश्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी जो 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से डाला गया पार्ट 3 में से और पार्ट 12 में डाला गया, इसको भी यहाँ पर लीगलाइज किया गया कि ठीक बात है, राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी constitutional right but not as a fundamental right in the Minerva Mill case 19. 9 of Supreme Court judge, a court, Indian Constitution is founded on balance between fundamental rights and directive principles, unquote. यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉन्स्टिट्यूशन को दो हिस्से चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी चाहिए, और अगर आप एक को लेते हैं तो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा, दूसरे को लेते हैं तो भी नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से जो मिनर्वा मिल केस है यहाँ पर ये बात हुई। नाउ वी कैन लुक एट गोलकनाथ केस पंजाब। यहाँ पर 11 जज बेंच सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बैठा गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी curtailed और watered down in order to follow DPSP and the government was compelled to modify the construction by this choice। लेकिन हम बोल सकते हैं कि आज तक भी जो मिनर्वा मिल केस, जो गोलकनाथ केस और जो हमारा केशवानंद भारती केस है, वो ही जो वर्डिक्ट आज तक इंप्लीमेंट है, यानी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 पीएन के हमेशा ऊपर ही माने जाएंगे फंडामेंटल राइट। So DPSP objective they accomplished, Ashok Kumar Thakur versus Union of India, the court in this case की fundamental rights stand करते हैं सोशो इकोनॉमिक राइट एंड DPSP stand करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि हमने पहले भी बात की। So now we are looking some additional areas, cow protection and its historical relevance। तो प्योरिटी ऑफ काउ मिल्क मानी जाती है, प्योरिटी होती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, हाई फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन काउ किलिंग होती थी ब्रिटिश टाइम पर क्योंकि वो बीफ खाते थे और वो एज अ रॉयल्टी माना जाता था। आप थोड़ा स्क्रॉल ज्यादा मत कीजिए प्लीज। तो काउ कांग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके की एक रिसर्च पेपर है जिसमें इस चीज का चर्चा है। और आर्टिकल 48 जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको स्लॉटरिंग काउ की, खाल की, मिल्क की नहीं करनी है, और करनी भी है तो साइंटिफिक पैटर्न पर करनी है, रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में करनी है, और उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना है। तो ये पहली बार मुद्दा यहाँ पर हम देख सकते हैं। और काउ को हमारी मदर इंडिया भी माना जाता है, और काउ इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आल्सो। और 1925 में महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश किया और मदद की इस्टेब्लिश करने में ऑल इंडिया काउ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, गोरखा सभा। तो उन्होंने माना कि जो हिंदू रिलीजन है उसका एक इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है जो काउ, क्योंकि उसको सेकंड माना जाता है। उसका जो हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर है वहां पर बताया गया कि इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं जिसको लोग पूजते हैं, और इसकी बहुत सेक्रेडनेस मानी जाती है। प्रवेश, इसमें आपने बोला काऊ नेशनल एनिमल हो, कैसे? अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें काऊ नेशनल एनिमल है? यस, अंडर आर्टिकल 21 cow, buffalo, wildlife, flora, fauna, everyone has right to live. This is why the cow is also having the right, and the cow is also having the fundamental right to live. And this is not declared by the state, but this is declared by some of the courts
like district and the high court. Even the Allahabad High Court has also said that cow is a national animal and not declared by the state, but it should be declared as a हाँ, national तो animal. ये clarification is important. Thank you. Yes. And as far as the Nepal is concerned, so it is already the national Yeah. animal of the. एक और डाउट था, राइट टू लाइफ ऑफ रिवर्स, ये भी एक टॉपिक ऑफ डिबेट रहा है जब हम स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे? हम बोल सकते हैं कि जो राइट टू लाइफ है उसमें रिवर का भी इंक्लूड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 से वो डिराइव्ड राइट है। जब हम ई फ्लो की बात करते हैं उसके अंदर जो फ्लोरा फोना होता है हमारा, उसकी जब हम बात करते हैं, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. आई मीन दिस इज माय फर्म बिलीव दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 itself. नहीं ठीक है, मैं पूछ रही थी कि जुडिशियल स्टैंड इस पे क्या है एग्जैक्टली? Judicial stand, we don't have any such on this, but if you have any information regarding it, you can shed some light on that. नहीं, I'll have to look on this, इस पे है, there is a topic of debate, जुडिशियल स्टैंड है इस टॉपिक पे। Okay, so what is that? नहीं, आई एम सेइंग ना, I'll have to search that exactly. Okay. तो यहाँ पर बात हो रही है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, सेठ रामकृष्ण दालमिया, जिन्होंने हेडक्वार्टर सेट किया दिल्ली हाउस में, owned by मोहम्मद अली जिन्ना. Supported that green flag of Islam has been replaced by sacred flag of the cow. तो इस तरीके की हमारी हिस्ट्री में ऐसी कोई चीजें होती नहीं है. और briefly state the stages through which the present position of directive principles vis-a-vis the fundamental rights that emerged 1998. तो उसे आप बताइए इसमें आप किस तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत करें. Briefly state the stages. Present position. Present. For our present position is harmonious construction between the two, DPSP and fundamental right. Earlier 21st Amendment Act, वहीं से there was primacy given to the DPSP, implementation of DPSP with regarding to the land reform and other measures taken by the state. 25 Amendment Act 1971 में भी. लेकिन over the years there has been the issue of the right to property, right to equality under Article 14, right to religion. तो ओवरऑल अभी तक में मिनर्वा मिल केस के बाद से एंड केशवानंद भारती केस 73 और मिनर्वा मिल केस 80 के बाद से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो ऐसे करके स्टेजेस बता देंगे ओवरऑल क्या किया जा रहा है. आप तो बताओ. इस क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी जैसे आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. इसके बाद जो स्टेजेस हैं वो किस तरीके से हैं. सबसे पहले आपने बताया कि जो आर्टिकल 31A, B, C इसके अंडर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनको इम्प्लीमेंट किया गया और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो है वो 9 शेड्यूल 31C 31B के अंदर डाले गए. उसके बाद 1951 के अंदर चंपकम दुराई राजन केस आता है. वहां पर बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट टू केस, तो पहली स्टेज ये हुई. और दूसरी गोलकनाथ केस आती है 1967, दूसरी स्टेज ये हुई जहां पर बोला गया कि फंडामेंटल राइट ही सैक्रोसेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है. तीसरी स्टेज यहाँ पर आती है 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसके अंडर आर्टिकल 13B एंड C को ऊपर रखा गया फंडामेंटल राइट से. और लास्ट स्टेज है मिनर्वा मिल केस, जिसके अंदर बताया गया कि जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कोहार्मोनियस है, बेडरॉक है. और इसी तरीके से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों ही जरूरी है. What is the importance of directive principles and state policy mentioned with DPSP have got primacy over fundamental rights? So no need to discuss here because we have already talked about this. 13 and PSP bring out the differences between fundamental rights and directive principles of state policy. So differences क्या है? फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं, स्टेट को बोलते हैं आप कुछ चीजें मत कीजिए. दूसरा जस्टिशिएबल होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लीगल सैंक्शंस होती हैं इनके ऊपर. वेलफेयर इंडिविजुअल का, इनके इंडिविजुअलिज्म टारगेट होता है इनका. उसके बाद ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 32 226. एंड कोर्ट इज नॉट वॉलंटरी, कोर्ट इज बाउंड टू डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज हैपनिंग.
जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये बोलते हैं स्टेट को कि आप कुछ करिए, तो दे आर पॉजिटिव इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है, प्रोवाइडेड अ सेपरेट लॉ इज मेड ऑन देम। तीसरा, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनके पास पॉलिटिकल सैंक्शन है, यानी लीगल सैंक्शन नहीं है, पॉलिटिकल सैंक्शन है, ऐसा होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम। पूरी सोसाइटी को लेकर के चलते हैं, यानी वेलफेयरिज्म ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, and the court cannot declare a law violative of DPSP as unconstitutional provided we have the exception 13 in BNC. So these are the foundational differences between fundamental rights and DPSP. Then directive principles fundamental to the country's governance cannot be isolated from the fundamental rights guaranteed. True, but again we will give the proof of various judgments and special note of Article 31, that is right to property, which is taken from part 3rd and shifted to part 12 because of the socio-economic development challenges which are coming to the parliament in the course of development, and that is why we have the 25th Amendment Act, and in the later course of time, is which upheld the doctrine that fundamental rights are guaranteed, but they development when the directive principles are getting implemented, and directive principles are also sacrosanct, but they cannot impose the umbrella fundamental rights except directive principle 13 and B and C is getting implemented. In 14 and 19 will be subrogate. तो ओशिक आप बताइए कुछ इसके अलावा। Pravesh, you can move forward. Okay, so please follow through. Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the directive. ओशिक इसमें आप बताइए, कल आपने बताया भी था इसके बारे में। हाँ, जो डिटेल में ले चुके थे सभी, इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग सिटीजन यूनिफॉर्म आर्टिकल 44 में लिख लिए थे। Value premises of Indian Constitution in the context of global constitutionalism. Value premises of Indian Constitution in the context of इसमें बोल सकते हैं ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज प्रोमोटेड इन द UNGA मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर 1948। फिर तो उसमें हाँ ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का बात होता है, उसमें एनवायरमेंटल लॉ का बात होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन, सॉवरेंटी का बात होता है, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, थॉट एक्सप्रेस, ये सब हो गया। तो फिर इंडिया में भी DPSP एंड फंडामेंटल राइट टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, and apart from that, the preamble also mentions them in detail, and the subsequent part of the Constitution. When we talk about the constitutional bodies, then the union government and the union judiciary part, where it is clearly mentioned that rule of law will be upheld in Indian context. What is the constitutional provisions of DPSP? So part 4, and how it has been interpreted by the judiciary after the emergency in 1975 to 77, जिसमें बात कर चुके हैं। सबसे पहले मिनर्वा मिल केस की, और इसमें हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976, जिसमें कि जो आर्टिकल 31C है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ब्रीफली स्टेट द स्टेजेस थ्रू विच प्रेजेंट पोजीशन, ये हम ऑलरेडी हमने देखा भी ऊपर। द पॉसिबल फैक्टर्स, ये सारे क्वेश्चन। I think we have finished. Okay, so thank you so much and keep watching Ansarkari. मिलते हैं आपसे कल एक नए चैप्टर में।